Hello dear students, welcome to Genesis. So we are starting a new chapter, heredity. हेरिडिटी चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ अ स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स अ फील्ड ऑफ बायो जिसे कहते हैं जेनेटिक्स. अगर आप कभी भी अपने लाइफ में बायो को फर्दर स्टडी करना चाहते हैं देन जेनेटिक्स इज़ एन एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग फील्ड. इस फील्ड में हम लोग मेनली पढ़ते हैं किस तरह सर्टन जेनेटिकली डिटरमाइंड कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, और सिर्फ पेरेंट क्यों, फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. इसमें वो सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें समझ में आती कि कैसे हम अपने मदर की तरह ज़्यादा दिखते हैं या फादर की तरह, और हम में कुछ कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स के मिक्स हैं, कुछ लोगों में ग्रैंड पेरेंट्स के भी कैरेक्टर्स एक्सप्रेस्ड हो जाते हैं. ये सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं. इसके अलावा जेनेटिक्स का नॉलेज इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज देर आर सर्टन वेरी डेंजरस डिजीजेस जिसका सल्यूशन जेनेटिक्स प्रोवाइड कर सकता है. सो अगर हमें ये पता चल जाए कि किसी के कौन से पर्टिकुलर जीन में प्रॉब्लम है जिसके कारण दे आर सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज, वी कैन ट्राई टू ऑल्टर द जीन और शायद हम उसका ट्रीटमेंट भी निकाल सकें. अपार्ट फ्रॉम दैट जेनेटिक्स के थ्रू हमें आने वाले जनरेशन्स के बारे में भी पता चल सकता है, लाइक उनमें कौन सी डिजीजेज हैं, हो सकती हैं. सो ऑल ऑफ दीज टुगेदर मेक्स इट अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड. तो क्योंकि मैंने कहा ये चैप्टर एक स्टेपिंग स्टोन है तो हमें हर छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ना होगा. सो सबसे पहला टर्म जो हमें सीखना होगा कि ये हेरिडिटी है क्या, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट जेनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज हेरिडिटी. तो ये हेरिडिटी किसे कहते हैं? हेरिडिटी बेसिकली रेफर्स टू ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर्स. जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर्स मतलब वो कैरेक्टर जो हमारे बॉडी के जीन्स को अफेक्ट करते हैं. इसका एक सिंपल एग्जांपल अगर मुझे देना हो, सोचो किसी का आई कलर और किसी के हेयर का टेक्सचर, दीज आर ऑल जेनेटिकली डिटरमाइंड बिकॉज दे कम फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन बाय देयर पेरेंट्स. सो तुम्हारा हेयर कर्ली होगा या स्ट्रेट, तुम्हारे आई बॉल का कलर ब्राउन, ब्लैक, ब्लू क्या होगा, ऑल ऑफ दीज विल बी डिटरमाइंड बाय द जीन्स दैट यू हैव इनहेरिटेड फ्रॉम योर फैमिली. ऑन द अदर हैंड अगर सोचो किसी इंसान को स्मोकिंग की हैबिट है, सो कैन वी से दिस दैट ये जो स्मोकर हैं उनका जो नेक्स्ट जनरेशन विल बी प्रोड्यूस, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी स्मोकर बाय बर्थ? नॉट एट ऑल, बिकॉज ये एक अक्वायर्ड कैरेक्टर है. दिस कैरेक्टर यू हैव अक्वायर्ड एंड इट हैज नॉट अफेक्टेड योर जीन्स, सो दे विल बी नॉट पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. सो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो जीन्स में स्टोर्ड रहते हैं एंड आर पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, उन्हें जेनेटिकली डिटरमाइंड कैरेक्टर्स कहा जाता है. एग्जाम्पल्स में जैसे तुम्हारे फीचर्स, तुम्हारा स्किन टोन, तुम्हारे हेयर का टेक्सचर, आईब्रोज कैसे बनने वाले हैं, एंड देयर मेनी मोर. सो द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, इसे कहा जाता है हेरिडिटी और इसकी स्टडी को कहा जाता है जेनेटिक्स. Now, when you want to study heredity, there is another term that you will come across. उसे कहा जाता है variation. Now, let us understand what is variation. Variation refers to those small differences amongst individuals of the same species. जैसे अगर मैं किसी क्लासरूम में पढ़ाने जाती हूँ, so I will have say 40 students in front of me. I can say they are all Homo sapiens. They all belong to the same species. सो अगर मैं इन सारे बच्चों को जब मैं पढ़ा रही हूँ एंड इफ आई ऑब्जर्व देम देन आई विल सी कितना डिफरेंस है इन सब में. इनका बॉडी प्लान एक है. बॉडी प्लान मीन्स 2 eyes, 1 nose, 2 ears, माउथ, 4 limbs, ये कॉमन है सब में. बट येट वी कैन सी सो मेनी डिफरेंसेस दैट हेल्प्स मी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम. ये these small differences that you see amongst individuals belonging to the same species, उसे कहा जाता है वेरिएशन. अच्छा, अगर मैं किसी फॉरेस्ट में जाती हूँ एंड इफ आई ऑब्जर्व द फॉरेस्ट देन आई विल नॉट से वाह मैंने फॉरेस्ट में कितना वेरिएशन देखा. नो, फॉरेस्ट में मैंने डाइवर्सिटी देखी, बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज मैंने फॉरेस्ट में डिफरेंट स्पीशीज देखे. मैंने स्क्विरल देखा, मैंने बर्ड देखा, मैंने लायन देखा, स्नेक देखा. सो मैंने डिफरेंट स्पीशीज देखे. लेकिन जब एक ही स्पीशीज, लाइक मेरे सामने अगर 100 डॉग्स रखे, हर एक डॉग एक दूसरे से थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं अलग दिखेगा. दैट इज वेरिएशन. ये वेरिएशन होता क्यों है हमारे में? देखो, रिप्रोडक्शन के 2 टाइप है. वी ऑलरेडी नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. चाहे किसी भी टाइप का रिप्रोडक्शन क्यों ना हो, थोड़ा वेरिएशन हमेशा होता है. लाइक अगर एक अमीबा डिवाइड्स इनटू 2 अमीबे, देन इन दोनों डॉटर अमीबे में भी डिफरेंस होगा. व्हाई? इट इज बिकॉज ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब एक मदर बॉडी डिवाइड्स इनटू 2, उसके पहले वो अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल करती है बिकॉज देन शी कैन इक्वली डिवाइड.
ये जो डबलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है दैट कैन नेवर बी 100% एक्यूरेट, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां या कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे, एंड दिस इज द रीजन व्हाई द टू डॉटर सेल्स विल शो सम, बहुत कम भी हो लेकिन विल डेफिनेटली शो सम वेरिएशन। लेकिन अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो वेरिएशन कहीं ज्यादा होता है यहाँ। Why? Because there are two different individuals, two different genetic constitution, ये मिक्स करते हैं और फिर जाके प्रोड्यूस होता है नेक्स्ट जनरेशन। तो 100% अगर मुझे पूछा जाए वेरिएशन किस में ज़्यादा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म या सेक्सुअली, ऑब्वियसली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होगा। सो अभी हमने समझा व्हाट इज हेरिडिटी, हमने समझा व्हाट इज वेरिएशन। अब जरा समझते हैं ये वेरिएशन इज यूजफुल और नॉट। वेरिएशन इज डेफिनेटली यूजफुल। वेरिएशन नेचर को बहुत पसंद है, नेचर वो सारे वेज को पसंद करता है विच विल क्रिएट वेरिएशन। क्यों? क्योंकि अगर वेरिएशन है तभी एक्सटिंक्शन के चांसेस कम होते हैं, अगर वेरिएशन कम है तो एक्सटिंक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। Like, let's give example of one example which is already given in the book, which is अगर एक पॉन्ड में अमीबा है एंड सोचो वो जो सारे अमीबे हैं वो उनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज है जहाँ वो कंफर्टेबल है, से 24 डिग्री सेल्सियस टू 34 डिग्री सेल्सियस। सारे अमीबे बहुत खुश अच्छी तरह से रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, हेल्दी लाइफ लीड कर पाते हैं इस टेम्परेचर में। सडनली उस साल टेम्परेचर गोज अप टू, इंस्टेड ऑफ 34 वो बढ़ के हो गया 37, 38, 39 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, इस पॉन्ड में जितने भी अमीबे थे दे आर ऑल गोइंग टू डाई बिकॉज देयर इज नो वेरिएशन, दे ऑल कैन एडजस्ट टू ओनली वन पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसके अलावा वो सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन अगर इस पॉन्ड में कुछ अमीबे ऐसे रह जाएं जिनमें अलग क्षमता है एंड दे आर लिटिल वेरिएंट फ्रॉम रेस्ट एंड दे कैन विथस्टैंड टेम्परेचर अप टू 37, 38 डिग्री सेल्सियस, दे विल सर्वाइव। अगर ये सर्वाइव कर जाते हैं दे विल रिप्रोड्यूस एंड दैट विल प्रिवेंट एक्सटिंक्शन ऑफ दैट स्पीशीज। ये ह्यूमन बींग्स के भी लिए भी लागू है, प्लांट्स के लिए भी लागू है, सबके लिए। रिमेंबर प्लांट्स में भी इफ यू आस्क मी नेचर किसे पसंद करता है, सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन? ऑब्वियसली क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो ज़्यादा वेरिएशन होगा, वेरिएशन ज़्यादा होगा तो उस स्पीशीज़ और या उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। नाउ अब जब हम ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स समझने वाले हैं, लेट अस अंडरस्टैंड कैरेक्टर्स कहते किसे हैं। कैरेक्टर्स आर बेसिकली एनी इनहेरिटेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जिस भी चीज़ को इनहेरिट किया जा सकता है, जो फीचर है उस ऑर्गेनिज्म का, उसे हम कैरेक्टर कहते हैं। और इस कैरेक्टर के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को कहा जाता है ट्रेट। दैट मीन्स हर एक कैरेक्टर का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म होगा। जैसे मैंने अगर तुम्हें एक 1 रुपी का कॉइन दिया, देन आई विल से दैट कॉइन दैट आई हैव गिवन यू इज अ कैरेक्टर एंड द 2 साइड्स ऑफ दैट कॉइन दे आर द ट्रेट्स। सो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ऑफ कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स। आई हैव टेकन 4 एग्जाम्पल्स ऑफ कैरेक्टर्स और उनके ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स जिन्हें हम ट्रेट्स कहते हैं उन्हें मैंने मेंशन किया है। सबसे पहले जैसे आई कलर, मोस्ट कॉमनली सीन आई कलर्स जो हमें दिखते हैं वो है ब्लैक एज एन आई बॉल कलर, ब्राउन एंड ब्लू। तो कैरेक्टर है आई कलर और उसके ऑल्टरनेटिव ट्रेट्स हैं ब्लैक, ब्राउन, ब्लू। सिमिलरली ब्लड ग्रुप, कैरेक्टर है ब्लड ग्रुप एंड किसी का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, किसी का बी, किसी का ए बी, किसी का ओ। थर्ड, शेप ऑफ द हेयर, दैट इज अ कैरेक्टर एंड इसके क्या क्या ट्रेट्स हम देखते हैं, किसी के कर्ली हेयर होते हैं, किसी के वेवी एंड सम हैव स्ट्रेट। Last one is the earlobe. This is called the earlobe, right? And this also has 2 different traits. There are some people जिनके पास earlobe free होता है and there are some people जिनके earlobes attached होते हैं. So you now have a basic idea of what are characters, and all these that I have mentioned here, we know that they are genetically determined. So they will be passed from one generation to another generation. So मेरा blood group क्या होगा, मेरे eyeball का color, मेरे hair का texture, all of that will be determined by the information that I have obtained from my parents. और जब भी मैं ये information की बात करती हूँ, I am actually referring to something जिसे कहा जाता है gene. So basically how I am going to look, what will be the texture of my skin or of my hair, all these characters are determined by a structure which is known as gene. And इसी gene के alternative forms को कहा जाता है allele. And they determine our traits. I know बहुत confusing लग रहा है because we really do not know what are genes and alleles. I'm going to explain it. बस इतना याद रखना है अभी कि the characters are determined by genes and the traits are determined by alleles. अब चलो लेट अस अंडरस्टैंड बेसिकली जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमैटिन फाइबर क्या है, अलील क्या है, ऑल ऑफ दैट। न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल वो केमिकल है जिसके पास हमारे बॉडी फीचर्स या हमारे कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन रहता है।
इन नेचर अगर आप डिफरेंट एनिमल्स को देखें, ह्यूमन बींग्स को देखें, प्लांट्स को देखें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखें और इनके न्यूक्लियस को देखा जाए, सो वी विल फाइंड दैट ऑर्गेनिजम्स हैव ईदर डीएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल और आरएनए. There are certain organisms, maximum organisms का genetic material DNA है, but there are certain viruses जिनमें genetic material RNA है. Right now, for our understanding, हमें बस इतना समझना चाहिए कि जो DNA है वो एक double stranded helical structure होता है, whereas RNA एक single stranded structure है. और अगर तुम पूछो इन दोनों में से स्टेबल कौन है, क्योंकि इसके पास 2 स्ट्रैंड्स है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये थोड़ा कम स्टेबल है. वी विल नॉट गो इनटू द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए आरएनए, अभी बस फिजिकल फीचर पे हम डिस्कस करते हैं. सो इन ह्यूमन बीइंग्स द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, मतलब अगर मेरे न्यूक्लियस में देखा जाए तो डीएनए मुझे जरूर मिलेगा एंड हमारे में आरएनए भी रहता है, बट इट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन सेटिंग अप कैरेक्टर्स इन अ ह्यूमन बॉडी. इसीलिए हम कहते हैं इट इज ओनली द डीएनए विच इज आवर जेनेटिक मटेरियल. ये जो डीएनए है, दिस इज 2 मीटर्स लॉन्ग, 2 मीटर लंबा एक थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर है एंड इसे फिट करना होता है इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, जिसका डायमीटर होता है जस्ट 6 माइक्रोमीटर्स. तो मतलब सोचो एक 2 मीटर लंबी चीज को अगर तुझे इतनी छोटी सी एक चीज के अंदर स्टफ करना है, ये पॉसिबल कैसे है? एग्जाम्पल, अगर मैंने तुम्हें बोला कि देखो मैं तुम्हें एक 5-6 मीटर लॉन्ग एक वुलन थ्रेड देती हूँ और उसको तुम इस मैच बॉक्स के अंदर फिट कर दो, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है. फिट क्या हम कर सकते हैं इतनी लंबी चीज को? हाँ, एक उपाय है जिसे कहा जाता है सुपर कॉइलिंग. जैसे हम लोग जब काइट फ्लाई करवाते हैं तो काइट का जो थ्रेड है कितना लंबा होता है, लेकिन उसे हम एक छोटी सी डिवाइस के अराउंड कॉइल कर देते हैं. द सेम कॉन्सेप्ट कैन बी डन ऑल्सो विद डीएनए. लंबे से डीएनए को हम कॉइल करते हैं अराउंड अ प्रोटीन जिसे कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन. तो वो कुछ ऐसा दिखता है. हिस्टोन प्रोटीन ना टोटल 8 प्रोटीन यूनिट से बना है. मैंने 4 से ड्रॉ किया क्योंकि इट्स अ 3D स्ट्रक्चर. 4 इधर, 4 उस साइड, एंड अराउंड इट द डीएनए विल कम एंड कॉइल अगेन. फिर 4 ड्रॉ करते हैं, फिर अगेन लाइक दिस इट विल स्टार्ट टू रिड्यूस इन लेंथ. डीएनए के टोटल लेंथ को हम छोटा कर रहे हैं. सो नाउ दिस स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड विथ डीएनए एंड द हिस्टोन प्रोटीन, उसे कहा जाता है क्रोमैटिन फाइबर. सो जब आप किसी सेल को जो डिवाइड नहीं कर रहा है, you observe it under microscope, आपको ऐसे structures दिखते हैं. This structure is called the chromatin fiber, which is made up of DNA and histone protein. लेकिन जब ये सेल सोचता है कि नहीं, I have to divide now, then this chromatin fiber it further condenses and forms a super coiled structure जो ऐसा दिखता है. बहुत सारे these are called chromosomes. हर एक स्पीशीज के न्यूक्लियस में डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर होता है, स्पीशीज स्पेसिफिक है. ह्यूमन बीइंग का क्रोमोसोम का नंबर है 46 और इन क्रोमोसोम्स को ह्यूमन बीइंग में 2 भागों में डिवाइड किया जाता है. वी हैव 44 ऑटोसोम्स, मतलब ये वो क्रोमोसोम्स है जो हमारे बॉडी के जेंडर को डिटरमाइन नहीं करता. मतलब एक बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा ये डिटरमाइन नहीं होता इन 44 क्रोमोसोम से. लेकिन मेल फीमेल डिटर्मिनेशन के लिए जो भी क्रोमोसोम्स की जरूरत है उन्हें एलोसोम कहते हैं, जो they are present in 2 in number. So we have either XX, तो अगर हम फीमेल है तो हमारे हर एक सेल के पास 2 X क्रोमोसोम प्लस 44 ऑटोसोम्स होंगे, टोटल मिला के 46. और अगर मेल सेल्स है there are going to be 44 autosomes plus X and Y chromosomes. So again 46. The only difference between a male cell and a female cell is the allosome. In a female cell 2 X chromosome, in male cell there are X and Y chromosome. So अब जब मैं क्रोमोसोम समझा चुकी हूं, नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अ जीन. देखो डीएनए ऐसे 2 स्ट्रैंड से बना हुआ है, इसे हम बहुत ब्रीफली अभी समझेंगे. और ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं इनके बीच जो भी ये जो केमिकल से बने हैं ये पूरे स्ट्रैंड्स, उनमें कुछ कुछ एरियाज आर देयर हु आर लिटिल पावरफुल कंपेयर्ड टू अदर एरियाज. जैसे मैंने ये जो शेडेड एरिया है, दीज आर दी पावरफुल एरियाज. व्हाई? बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस proteins. What about this? No, they cannot produce proteins. तो यहाँ पे जैसे इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैं कह सकती हूँ there are 3 genes present जो प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं. हमारे बॉडी में whatever things that you get to see is a game of proteins. आपके स्किन का कलर, आपके स्किन की ब्राइटनेस, सब कुछ डिटरमाइन करता है प्रोटीन्स पे. और प्रोटीन्स कौन प्रोड्यूस करता है? जीन्स. जीन्स किस पे प्रेजेंट है? डीएनए पे प्रेजेंट है. तो हम कह सकते हैं कि अगर एक क्रोमोसोम बनता है डीएनए से
तो मैं ये भी कह सकती हूँ द जीन इज एक्चुअली प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम, बिकॉज जीन तो है डीएनए के ऊपर, डीएनए क्रोमोसोम बनाता है, तो जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। नाउ जब एक जाइगोट बनता है उसे एक क्रोमोसोम फादर से मिलता है, एक क्रोमोसोम मदर से मिलता है। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपने एक दूसरे के पास तभी आते हैं व्हेन दे हैव सम सिमिलैरिटी इन शेप एंड साइज। सो ऐसे करके दे फॉर्म पेयर्स। सो टोटल हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं पेयर्स में। सो देयर आर 23 पेयर्स। सो किस बेसिस पे ये पेयरिंग होगी? डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ, डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड द सिमिलैरिटी ऑफ जीन। कि हाँ, मेरे पास भी, मैं वो क्रोमोसोम हूं जिसके पास हेयर का जीन है, तो उसके पास मदर बॉडी से वही क्रोमोसोम आके पेयर करेगा जिसके पास भी हेयर का जीन है। सो नाउ वी हैव 2 क्रोमोसोम्स एंड दे हैव सिमिलर काइंड ऑफ जीन्स। मैंने सिमिलर क्यों कहा, आइडेंटिकल नहीं कहा? दोनों ही तो हेयर को इंपैक्ट करते हैं, बिकॉज इनका जो कैरेक्टर है जिसे ये जीन्स इंपैक्ट करते हैं वो सेम है, विच इज द कलर ऑफ द हेयर और द टेक्सचर ऑफ द हेयर। लेकिन वो किस तरह से उसे इंपैक्ट करेंगे वो वैरी करेगा। से फॉर एग्जाम्पल, फादर के पास जो जीन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कर्ली हेयर, बहुत घुंघराले हेयर है फादर के। मदर के पास जो जीन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेट हेयर। तो जीन इंपैक्ट एक ही कैरेक्टर को कर रहा है, विच इज द शेप ऑफ द हेयर, बट दे आर इंपैक्टिंग इट इन 2 डिफरेंट वेज। दे कैन हैव स्ट्रेट और कर्ली हेयर। नाउ इस कॉम्बिनेशन से जो चाइल्ड बॉर्न होगा, द चाइल्ड विल हैव 3 different variations. Can have. The child may have curly hair just like the father. The child may have straight hair just like the mother, or the child may have wavy hair, which is a combination of both father and mother. ये कैसे determined होता है? What are those features? वो हम इसके बाद next class में we will understand. But आज के क्लास में बस हमें इतना समझना था कि genes वो impact करते हैं कैरेक्टर को, एंड जीन्स के जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है, लाइक ये एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, दिस इज अनदर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, उन्हें हम कहते हैं एलील, एंड दे इंपैक्ट ट्रेट्स। जैसे कर्ली हेयर इज अ ट्रेट, स्ट्रेट हेयर इज अ ट्रेट, और वेवी हेयर दैट इटसेल्फ इज अ ट्रेट। सो विद दिस आज का क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। वी आर सून गोइंग टू अंडरस्टैंड मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन द नेक्स्ट क्लास। मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन शुरू तो नहीं करूंगी, बस आई विल टेल वन थिंग, मेंडल एक फिनोमिनल साइंटिस्ट थे एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो उन्होंने जो भी चीज़ें, जो भी पॉइंट्स बताए थे उसे आज भी फॉलो किया जाता है, लेकिन इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। टिल देन कीप रिवाइजिंग। If you like my teaching, you share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.